नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कृषि की। और कृषि में अपन ने देखा था कि सर कृषि गणना के बारे में आपने बताया, कृषि गणना का आयोजन कितने वर्षों में होता है। उसके साथ ही हमने कृषि गणना के अनुसार प्रथम कृषि गणना और उसके साथ ही अपन ने बात करी वर्तमान की कृषि गणना। और उसके बाद में अपन ने राजस्थान की जो जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसके संदर्भ में भी हमने कृषि की स्थिति को देखा है कि कृषि का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना योगदान है, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। ऐसे संपूर्ण बातें जो हैं अपन अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब बात आ रही है साहब यहां पे आगे की, क्या आ रही है कि गुरुजी बात करें अपन राजस्थान में कृषि के पार्ट 2 में, तो सबसे सर्वाधिक सिंचित जिले की बात अपन ने यहां से करी थी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है, न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, ठीक है ना। ऐसी सारी संपूर्ण बातें अपन यहां से कर रहे थे। चलिए देखते हैं यहां पे, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने यहां पे। चलिए तो कृषि से ही अपन एक टॉपिक लेते हैं यहां पे। चलिए तो यहां पर बात करने वाले हैं अपन आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। तो राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला राजसमंद है। ध्यान रखना बच्चा, राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला वो है कौन सा, राजसमंद है। राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है, राजसमंद है। और न्यूनतम व्यर्थ भूमि कहां मिलेगी, ये शायद बात मैंने पहले कल भी बता दिया आपको। न्यूनतम व्यर्थ भूमि वाला जिला। चलिए तो न्यूनतम व्यर्थ भूमि वाला जिला की अगर अपन बात करते हैं यहां पे, तो कौन सा आएगा बच्चा, तो वो आ जाएगा आप लोगों का कौन सा, भरतपुर है। व्यर्थ भूमि सबसे ज्यादा राजसमंद में है, न्यूनतम कहां है बोलो, भरतपुर। ये भरतपुर, ठीक है, ये भरतपुर आ जाए, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट आगे की बात अपन करते हैं यहां से कि बताइए सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला, राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला तो वह है श्री गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है बोलो, वो है आपका श्री गंगानगर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है आपका, तो बताइए, वो है बच्चा आपका कौन सा जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित जिला जो है बच्चा वो श्री गंगानगर है। और गुरुजी इसमें जो सिंचाई होती है लगभग 84% सिंचाई होती है यहाँ पे। हाँ जी, 84% सिंचाई यहां पर होती है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि राज्य में न्यूनतम सिंचित जिला, तो राज्य में न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, वह है चूरू। और कितनी परसेंट होती है, 5% सिंचाई होती है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब राज्य में सर्वाधिक कृषि गहनता वाला जिला कौन सा है, गहनता से कृषि की जाती है जहां पे सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा राज्य में
राज्य में सर्वाधिक कृषि गहनता वाला जिला, वो है आपका कोटा। कौन सा आएगा बोलो? कोटा आ जाएगा। सबसे ज्यादा कृषि गहनता कहां पर है? वो है आपके कोटा में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, कहां पर बच्चा? कोटा में। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर अपन देखते हैं तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, श्री गंगानगर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि गहनता वाला जिला छाप लो। आप ऐसे कैसे उतार लीजिएगा बच्चा, जिससे कोई दिक्कत वाली बात है आपके सामने नहीं है। चलिए, अब बात करूं मैं यहां पे दूसरी, राज्य में सर्वाधिक दी फसल पद्धति अपनाने वाला जिला, यानी कि सबसे ज्यादा जो है दी फसल पद्धति जो है ये अपनाने वाला जिला जो है ये कौन सा है बच्चों? तो दी फसल पद्धति कौन सा जिला है? तो वो है गंगानगर। कौन सा जिला है आपका? वो है आपका श्री गंगानगर। ठीक है ना। श्री गंगानगर जिला आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाए नए आंकड़ों के अनुसार ही बताओ सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला। ठीक है ना। सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला, तो ये कौन सा है आपका? ये है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है ना। फिर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूनतम चारागाह भूमि वाला जिला, तो यहां पे लिख लो न्यूनतम चारागाह भूमि वाला जिला। ठीक है ना। तो वो जो आएगा आप लोगों का, तो न्यूनतम में जो आएगा वो आएगा प्रतापगढ़। ठीक है ना। न्यूनतम चारागाह भूमि वाला जिला जो है प्रतापगढ़ है, और सर्वाधिक जो है ये कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। सर्वाधिक में कौन सा आएगा बोलो? बाड़मेर आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए, अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला कौन सा है? ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला। कि राज्य में सर्वाधिक पड़ती भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये बाड़मेर है आपका। कौन सा है बोलो? बाड़मेर है। ठीक है ना। ये बात पड़ती भूमि कहां है सबसे ज्यादा? बाड़मेर में है साहब। फिर न्यूनतम कहां आएगी गुरुजी? जब चारागाह भूमि ज्यादा बाड़मेर में, तो पड़त भूमि भी बाड़मेर में। फिर न्यूनतम कहां आएगी? तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम पड़ती भूमि वाला जिला, न्यूनतम वही बात आ जाएगी न्यूनतम। तो न्यूनतम जो आएगा वो आएगा आपका प्रतापगढ़। ठीक है ना। न्यूनतम में जो आएगा वो आएगा आप लोग के प्रतापगढ़ आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो बात करें यहां से कि आगे की बात करें अपन कि प्रतापगढ़ हो जाता है, और सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला पूछ ले तो
बात एक ही, ठीक है। तो लिखते हैं राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला। तो सर्वाधिक बंजर भूमि, यहां पर बंजर भूमि की बात की जा रही है बेटा, अब ध्यान रखना आप लोग। तो बंजर भूमि की बात की जा रही है, तो बंजर भूमि अब बाड़मेर में नहीं है, तो फिर कहां है सर? जैसलमेर में। कहां है ये? जैसलमेर, जैसलमेर में, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। न्यूनतम कौन सा है फिर? न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला फिर आप लोगों से पूछ ले तो बताना है आपको। न्यूनतम में हनुमानगढ़ आ जाएगा। हनुमानगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम बंजर राज्य में न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला जो है वो कौन सा आ जाएगा? हनुमानगढ़ आप लोगों का आ जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, ये हो गई आप लोगों के मेन इंपोर्टेंट फैक्ट वाली बातें। हाँ जी बेटा, ये इंपोर्टेंट फैक्ट वाली बातें आप लोगों की यहां पे कंप्लीट करवा दी मैंने, ठीक है। गंगानगर दो फसल पद्धति अपनाता है, सर्वाधिक चारागाह भूमि बाड़मेर में है, न्यूनतम प्रतापगढ़ में है, ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रतिभूमि बाड़मेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में, बंजर सबसे ज्यादा जैसलमेर में और न्यूनतम हनुमानगढ़, ठीक है ना भाई। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पे आगे की बात अपन करते हैं यहां से। तो देखते हैं कृषि के प्रकार, जलवायु के आधार पर कृषि के प्रकार। तो डालो, टॉपिक डालेंगे अब। यहां पे डाल रहा हूं मैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, ठीक है ना। अब ये जो कृषि के प्रकार पढ़ा रहा हूं, ये किसके अकॉर्डिंग है सर? ये है आप लोगों के जलवायु के आधार पर, ठीक है। जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर कृषि के प्रकार, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सी होती है साहब जलवायु के आधार पर? कौन कौन सी कृषि होती है? चलो बात करते हैं शुष्क कृषि की। शुष्क कृषि आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात करूं तो आर्द्र कृषि आ जाएगी, सिंचित कृषि आ जाएगी। हाँ ये बेटा, ये क्या है? ये कृषि के प्रकार है। शुष्क, शुष्क के बाद सिंचित ले लो, कोई सी भी ले लो, सिंचित कृषि, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आर्द्र कृषि, ठीक है ना। शुष्क कृषि, सिंचित कृषि, आर्द्र कृषि आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। आर्द्र आ जाएगी। और फिर गुरुजी तर कृषि, तर वाली फसलें, तर कृषि। तो यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग, तर कृषि, ठीक है ना। तो ये चार टाइप की कृषियां हैं बच्चा, ये चार टाइप की कृषियां हैं गुरुजी। चलो, शुष्क कृषि कहां होगी? तो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्की तो होती है, आता ही नहीं आता। तो यहां ये जो होगी ये 0 से 50 सेमी वर्षा, 0 से 50 सेमी वर्षा यहां होगी। सिंचित कृषि में 50 से 100 सेमी वर्षा होगी यहां पे। 50 से 100 सेमी वर्षा होगी यहाँ पे। आर्द्र कृषि की बात कर रहे हो गुरुजी, तो 100 से 200 सेमी वर्षा होगी यहाँ पे, 200 सेमी वर्षा होगी यहाँ पे। तर कृषि,
तरकर्षी मतलब जहां पर पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, इन फसलों को। चलो, तो तरकर्षी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे गुरु जी? कि इन फसलों की जड़ें हमेशा पानी में ही रहती है, तरती रहती है। तर मतलब तरती रहती है, सीधी सी बात याद रखो, तरकर्षी। तो इन फसलों की जड़ें सदैव पानी में रहती, पानी में रहती। तो इन फसलों की जड़ें सदैव किस में रहती है? बोलो, पानी में रहती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। चलो, तो इन फसलों की जड़ें जो हैं सदैव पानी में रहती हैं। तो ये आप लोगों की कृषियों के प्रकार हैं। चलो, ये कृषि गुरुजी, ये शुष्क कृषि कहां की जाती है? फिर पश्चिम राजस्थान में की जाती है भैया। लिखोगे क्या? लिख लो, अगर लिखना चाहो तो आप लोग। चलो लिख लो, ये कहां की जाती? पश्चिमी राजस्थान में की जाती। राजस्थान में की जाती है। सिंचित कृषि पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान आ जाएगा इसमें। अच्छा, फिर आर्द्र कृषि कहां आएगी गुरुजी? आर्द्र की पूछा जाए आप लोगों से तो माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। चलिए, अब ये बात तो आप जान ही गए कि गुरुजी माउंट आबू में तरकर्षी, साहब तरकर्षी जो होती है बच्चा, हर जगह ही होती है तरकर्षी, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे उतार लो आप, ऐसे ऐसे उतार लीजिएगा। सिंचित कृषि, हाँ जी, पूर्वी राजस्थान है और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहां पर यह कृषि की जाती है, शुष्क, सिंचित, आर्द्र और तरकर्षी, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। शुष्क कृषि 0 से 50, सिंचित 50 से 100, आर्द्र 100 से 200 और तर, इन सभी फसलों, इनकी तो सारी फसलें जड़े में रहती हैं साहब, सारी ही मतलब एक तरीके से पूरे पानी में डूबी रहती है फसलें, ठीक है ना, पानी में डूबी रहती है, ठीक है ना, तर फसलें होती है वो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है भैया। आता ही है तो अभी पूछा ही गया है एग्जाम में, शुष्क कृषि कितनी सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है? 0 से 50, ठीक है। चलो, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन करेंगे। चलो जल्दी से उतार लो आप। अब देखो, अब फसल संख्या के आधार पर अब बात करेंगे अपन। फसल संख्या के आधार पर 4 प्रकार की फसल होती है। हाँ जी, अगर ये आपने उतार लिया हो तो लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा, फसल संख्या के आधार पर 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, फसल संख्या के आधार पर 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार। तो फसल संख्या के आधार पर कितने प्रकार है रे लाडलो? 4 प्रकार हैं कि गुरुजी 4 प्रकार कौन कौन से हैं साहब, हमें बता दो। तो मोनोकल्चर, ड्यूरोकल्चर, ओलिगोकल्चर, ठीक है ना। और आप लोगों की एक और कौन सी आ जाएगी? रिले करपी, ठीक है ना। तो 4 प्रकार है बेटा। एक वर्ष में एक खेत से एक फसल लेना तो मोनोकल्चर, एक वर्ष में एक खेत से 2 फसल लेना आप लोगों की ड्यूरोकल्चर आ जाएगी,
और 3 फसल लोगे तो लोरिगो कल्चर, फिर रिले करपिंग आ जाएगी। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे मोनोकल्चर दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, ड्यूरोकल्चर कल्चर, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे ओलिगो कल्चर और चौथे नंबर पे रिले करपिंग। रिले करपिंग, ठीक है ना, ये देख लो मोनो, ड्यूरो, ओलिगो और रिले करपिंग यहां पर आ जाएगी, चलेगा। अब एक बार फसल लेना, एक खेत से एक वर्ष में एक बार फसल, इसका मतलब ये है, लिख दूं, चलो, एक वर्ष में एक खेत से, चलो कोई बात नहीं, एक वर्ष में एक खेत से एक बार फसल, ठीक है ना, एक वर्ष में एक बार फसल, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो पहले इसको हो जाने दीजिए। चलिए, तो यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को कि गुरुजी एक वर्ष में एक खेत से एक बार फसल तो मोनोकल्चर है, एक खेत से एक 2 बार फसल क्या है, ड्यूरो कल्चर है, ठीक है ना, और ओलिगो कल्चर जो है आप लोगों की यहां पर 3 बार फसल लेना, उसमें एक खेत से एक बार फसल लेना। ओहो, पूरा गया दिखे सर्व, चलिए, हाँ चलिए, पूरा ही जा चुका है बेटा, कोई बात नहीं है, दोबारा लिख रहा हूं, फसल संख्या के आधार पर, ध्यान दो यहां पे, फसल संख्या, फसल संख्या के आधार पर, आधार पर ध्यान देना, फसल संख्या के आधार पर, आधार पर कृषि के 4 प्रकार, 4 प्रकार, फसल संख्या के आधार पर कृषि के 4 प्रकार, ठीक है ना। चलो अब देखो, पहली आएगी आप लोगों के मोनोकल्चर, या लो मोनोकल्चर, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, मोनोकल्चर, फिर उसके बाद में 2 फसल लेना मतलब ड्यूरोकल्चर, ड्यूरोकल्चर, फिर आ जाएगी आपकी ओलिगोकल्चर, ओलिगोकल्चर, और फिर आ जाएगी आपकी ओलिगोकल्चर, है ना भाई, ओलिगोकल्चर, और फिर आ जाएगी आपकी रिले करपिंग, रिले करपिंग, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे याद रखना है आपको कि गुरुजी एक बार फसल उगाना या एक बार फसल लेना, इसको किस प्रकार से याद रखोगे कि एक बार फसल, 2 बार फसल उगाना, 3 बार फसल उगाना, 4 बार फसल उगाना, एक ही बात है, एक बार फसल, एक बार फसल, उसके बाद 2 बार फसल, 2 बार फसल, उसके बाद 3 बार फसल, 3 बार फसल, और उसके बाद 4 बार फसल, चार बार फसल, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को। अब उतार लीजिएगा आप लोग, अब उतार लीजिएगा, फिर ऋतुओं के अनुसार वर्गीकरण अपन करने वाले हैं, ऋतुओं के अनुसार जो है अपन यहां पर वर्गीकरण करने वाले हैं। जल्दी से जो है आप लोग जो है उतार लीजिए इसे। चलिए ऋतुओं के अनुसार अपन पढ़ेंगे। चलिए अब देखो ऋतुओं के अनुसार अपन चलते हैं
तो ये तो हो गई मोनोकल्चर, दोबारा बोलो मोनोकल्चर। उसके बाद में बेटा कौन सी आएगी आपके ड्यूरोकल्चर, ओलिगोकल्चर, रिले करपिंग। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, अब आगे की बात अपन करते हैं। चलो, तो यहां पर देखोगे अब आप लोग, तो अब आप लोगों के सामने जो आती है वो आती है साहब ऋतुओं के अनुसार फसलें, ऋतुओं के अनुसार फसलें। तो डालो कृषि ऋतुएं, कृषि फसल प्रारूप, एक ही बात है, चलिए कृषि ऋतुएं, ऋतुएं कृषि फसल प्रारूप, कृषि ऋतुएं कृषि फसल प्रारूप, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात अपन जो है यहाँ पे करते हैं, कौन कौन सी एग्रीकल्चर की बात अपन करेंगे, कृषि फसल की बात करेंगे, कितनी प्रकार से फसलें बोई जाती हैं। चलिए, तो आपको पता है कि सर खरीफ की है, रबी की है और जायद की फसलें होती है, पता है नहीं ये चीज, तो बच्चे थे अपन, छोटे बच्चे जब से पढ़ते हुए आए हैं, आए थे नहीं आए, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया मैंने खरीफ की फसल, खरीफ, यहां पे आ जाएगी रबी की फसल, रबी की फसल, और यहां पे आ जाएगी आपके जायद की फसल, जायद फसल, ठीक है ना। तीन टाइप से हैं ये, चलिए तीनों को ही देख लेते हैं, तीनों ही बता दो गुरुजी हमें, तो तीनों ही, चलिए चलिए, तो तीनों ही अपन देखते हैं। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं लाडले, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो खरीफ की फसल को शालू कहते हैं, हाँ शालू, ये रही शालू की फसल, शालू। रबी की फसल को उनालू कहते हैं, उनालू, उनालू की फसल। फिर गुरुजी जायद, ये तो गर्मी की फसल है, ये तो क्या है, गर्मी की फसल है, और इसे क्या बोलेंगे अपने, तो इसे तो गुरुजी कुछ भी नहीं बोल सकते अपन, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतारो यहां तक, उतारो क्या, अभी तो टेबल बन रही है पूरी, अभी तो टेबल, चलो बुआई जो होगी, एक तो बुआई, एक तो बुआई, और एक क्या याद रखनी है आप लोगों को, कटाई, बुआई और कटाई। चलो बुआई देख लेते हैं और कटाई देख लेते हैं। तो बुआई कब होगी, जून जुलाई में, कटाई कब होगी, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी खरीफ की फसलें तो आप लोगों को पता होगी कौन कौन सी हैं, चलो तो देखते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, हाँ ये खरीफ की फसलों में आते हैं, वहां पूछ लिया जाता है कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है, सोयाबीन, मोट, अरहर, 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 ठीक है ना, ये भी इसी में आएगी भाई, ठीक है ना, मोट भी इसी में आएगा, चावल भी इसी में आएगा, ये बात आपको, मूंगफली है, अरंडी है, कपास है, गन्ना है, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है, लिखूंगा, चलो पूरी तो क्या लिखूंगा, चलो लिख रहा हूं मूंगफली, कपास, गन्ना, ठीक है ना, तो ये आप लोगों के इसी में आएंगे, ये फसलें, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, उतार लीजिएगा, चलिए मूंगफली आ गया ना, तिल्ली, हाँ तिल भी बोलते हैं बेटा उसे, तिल, या लो तिल,
ठीक है ना, मूंगफली, कपास, और आपके गन्ना आ गया, तिल आ गया, हरहरा आ गया, ज्वार आ गया, मोट आ गया। ये सब किस में आएगी? इसी में आएगी। एक और है चौला, चौला, ठीक है ना, चौला। ये आदि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये फसलें आप लोगों की इसी में आएगी, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गए, ये एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिख दिए हैं। ऐसे सबको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा भाई, आगे सबको डिटेल वाइज अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपन जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं। चलो अब इसकी बुआई देख लो साहब, बुआई रबी वाले की तो अभी हुई ना बुआई, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, याद रखना है आपको। फिर कटाई में क्या याद रखे गुरुजी? कटाई में, कटाई में रख लो आप मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, हाँ भैया मार्च अप्रैल ही आएगी, क्योंकि आपको पता है गेहूं कटेंगे मार्च अप्रैल में। हाँ चलो, तो आप उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल भी बता दो, थोड़े बहुत तो आ जाते हैं। अभी रीट में पूछ लिया अरहर, अब अरहर बच्चों ने जिसने पढ़ रखा हो तो बताए, वो 8वीं की किताब में मिलते हैं ऐसे विकल्प, ठीक है ना। तो ऐसे चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा सा जो है अपन को सब चीजों को याद करते हुए चलना है। जैसे गुरुजी बताओ इसके उदाहरण बताओ, तो उदाहरण देखते हैं बेटा। तो देखो यहां पे गेहूं आएगा, हाँ गुरुजी गेहूं आ गया। चलो तो ये गेहूं आ गया, गेहूं, जौ, चना, सरसों, और क्या होती है अभी? तारा मीरा, अभी होती है ना तारा मीरा, ठीक है ना। ये सभी इसी में आएगी। गेहूं भी आएगा, जौ भी आएगा, चना भी आएगा, तारा मीरा भी आएगी, सरसों बताई दी मैंने। चलो और भी है, जैसे सूरजमुखी, अफीम, सौंप, हाँ ये सभी इसी में आएगी भाई, ठीक है ना। सूरजमुखी, अफीम, सौंप साथ के साथ लिखते भी जाना है आप लोगों को। चलो चलो और क्या क्या है, तो और भी देखो, इसबगोल, धनिया, मेथी, हाँ पान मेथी नागौर की प्रसिद्ध है, ये दूसरी मेथी, ठीक है ना। आदि, अब जगह भी नहीं है यहां पे, लिख लो आदि। ये सभी कौन सी फसलें हैं? धनिया, मेथी। चलो हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर लहसुन किस में आएगा? लहसुन, हाँ बताओ लहसुन किस में आएगा? तो बेटा लहसुन जो है रबी की फसल में आएगा, लहसुन, ठीक है ना। अभी ज्यादा बोलते हैं लहसुन को ना भाई, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है रबी की फसलें। चलो तो साथ के साथ ही चीजों को समझते हुए चल रहे हो आप लोग। अब साहब यहां पर जायद की बात आ गई, जायद की बात आ गई, तो बुआई कब होगी? चलो बुआई, तो बुआई देख लेते हैं। तो बुआई जो होगी मेरे लाडले, वो होगी मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। कटाई जो होगी मेरे भाई, कटाई जो होगी वो होगी आपकी जून, मई जून में, मई जून में, मई जून में, ठीक है ना। फसलें कौन कौन सी? एग्जाम्पल बताओ गुरुजी। एग्जाम्पल जैसे खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी आ जाती है, तरबूज है, तरबूज है, खरबूजा है, खरबूजा है, ठीक है ना। तो ये खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूजा जो आप लोग देखते हो, ककड़ी हो गई, दूसरी वाली ककड़ी हो गई, ये सब उसमें आती है। सब्जियां, सब्जियां भी लिख सकते हो आपको, अलग अलग सब्जियां, सब्जियां तो हर सीजन में आती, लेकिन ज्यादा गर्मी में आती सब्जियां आदि। ये कौन सी फसलें हैं? तो ये हैं आप लोगों की कृषि ऋतुओं के अनुसार। अब कल बात करने जा रहा हूं आप लोगों को, कल बहुत अच्छे तरीके से इनको एक एक को पढ़ने वाले हैं अपन। तो बताइए कृषि प्रारूप जो अपन ने देखा है यहां पे, कृषि प्रारूप की बात करें तो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल को क्या कहते हैं बेटा? शालू की फसल कहते हैं। रबी को उनालू की कहते हैं। गुरुजी खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई है बच्चे,
कटाई कब है लाडले? अक्टूबर नवंबर में होगी बच्चे, ठीक है सर। फिर फसलें कौन कौन सी? चावल, सोयाबीन ले लो, ज्वार, मोट, बाजरा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, गन्ना, तिल और चावल। चवला, चवला अलग चीज होती है ना भाई, चवला दाल, दाल बनती है इसकी। चलिए, रबी की फसल बुआई नवंबर दिसंबर, कटाई मार्च अप्रैल, फिक्स है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी, ठीक है ना, मेथी, धनिया, इसबगोल, लहसुन, ये सब किस में आएंगे? ये रबी में आएंगे साहब। जायद की फसलें बुआई मार्च अप्रैल, कटाई मई जून, तुरंत ही कटाई हो जाती है तो 2 महीने में आ जाती है, ठीक है। और खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह ये सब चीजें इसी में आप लोगों के आती हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से चीजों को याद रखिएगा, अच्छे तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। कल मिलते हैं अपन, ठीक है, पार्ट 3 के साथ। थैंक यू। तो अब बात करने वाले हैं अपन जूमिंग या स्थानांतरित कृषि। हाँ बच्चे, जूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि और क्या होती है ये, इसी की चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। तो डाल लीजिएगा टॉपिक जूमिंग, जूमिंग कृषि की बात यहां पे करने वाला हूं बच्चे में। यहां पे जो होच की वजह से डबल बार जो है डबिंग हो जाती है। चलिए, तो यहां पर जूमिंग कृषि की चर्चा जो है मेरे साथी मैं करने वाला हूं आप लोगों के सामने। और बेटा जूमिंग कृषि और इसे ही बोलते हैं स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। जूमिंग या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। अब गुरुजी बात करें अपन कि सर इसे को चलायमान कृषि भी अपन बोलते हैं, चलायमान कृषि भी से बोलते हैं, इसे अपन काटो जलाओ, ठीक है ना, काटो जलाओ कृषि भी अपन बोलते हैं। साहब ये जो कृषि है ये पर्यावरण की क्या होती है? दुश्मन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? वनों को काटकर जलाकर कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है? वनों को काटकर जलाकर कृषि की जाती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और ये कृषि जो है आदिवासी जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। तो चलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे पहले इसके उपनाम लिखता हूं, मैं उपनाम लिख देता हूं यहां पे कि क्या बोलते हैं। एक तो पर्यावरण की दुश्मन है ये, पर्यावरण की दुश्मन, एनिमी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की क्या है? दुश्मन है। काटो जलाओ, काटो जलाओ कृषि भी बोलते हैं इसे, काटो जलाओ, जलाओ कृषि भी बोलते हैं इसे, ठीक है। वन काटो और जलाओ, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। गुरुजी और क्या बोलते हैं इसे? चलायमान कृषि भी बोलते हैं इसे। हाँ, चलायमान कृषि, यानी कि ये स्थिर नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आदिवासी जनजाति के लोग किसी भी क्षेत्र को वनों के काट को, वनों को काटकर जलाकर वहां पर कृषि करते हैं। फिर 2-4 साल कृषि करने के बाद फिर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहां कृषि करेंगे, फिर तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। ऐसे ये कृषि होती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए ये कौन सी कृषि है? चलाओ कृषि है, चलायमान कृषि है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? जूमिंग कहते हैं। जबकि दक्षिण राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है, राजस्थान में वालरा कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में अगर इस कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे अपन, पहाड़ी, तो बेटा पहाड़ों में क्या होता है? पहाड़ों में माता जी का मंदिर होता ही नहीं होता? हाँ गुरुजी, पहाड़ों में माता जी का मंदिर होता है तो चीमाता बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी वन रक्षक में भी आया था। पहाड़ों में अगर ये कृषि की जा रही है तो चीमाता कहलाएगी, और मैदानों में अगर ये कृषि की जा रही है, मैदानों में, तो क्या कहलाएगी? बोलो, दजिया। हाँ, दजिया कहलाती है, ठीक है। तो सारी डिटेल इसकी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, बस आप बने रहिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मजबूत करते जाइए। तो पर्यावरण की दुश्मन क्यों बोला गुरुजी आपने? क्योंकि वनों को काटकर जलाकर इस कृषि को किया जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा, इस कृषि में, इस कृषि को आदिवासी जनजातियों के लोगों के द्वारा ध्यान रखिएगा, वन क्षेत्रों को काटकर
वो जलाकर किया जाता है, किया जाता है। ये आदिवासी जनजाति के लोगों के द्वारा वन क्षेत्रों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वनों को काटेंगे, वन क्षेत्रों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? जूमिंग, या फिर ध्यान रखिएगा अतः इसे काटो, जलाओ और कृषि करो, और कृषि करो कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट नाम क्या है इसे? दूसरा और किस नाम से जानते हैं इसे? कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। बताया ना मैंने, काट कर जलाना दहन होता है, दहन का मतलब होता है जलाना। कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, कर्तन दहन कृषि भी इसे कहा जाता है। जूमिंग बहुत इंपोर्टेंट कृषि है बच्चा, जूमिंग जो है बहुत इंपोर्टेंट कृषि है। और अगर इसकी बात करोगे आप लोग तो ये जो कृषि है इसे श्लेष वर्ण कृषि भी कहा जाता है, इसका एक और उपनाम है। और ध्यान रखिएगा इसे अभी ये श्लेष वर्ण कृषि भी कहा जाता है, ये भी आ जाता है कभी कभी, कृषि भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि सर इसे श्लेष वर्ण कृषि भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है बच्चा ये, ठीक है। काटो जलाओ कृषि, या फिर पर्यावरण की दुश्मन, या फिर इसे ही चलायमान कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोगों की इसी में से आएगा, ठीक है ना। चलिए अब साहब इस कृषि को क्या कहते हैं राजस्थान में? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, छपता है, वेरी वेरी मोस्ट लगा दो यहां पे, वेरी वेरी मोस्ट लगा दो, ठीक है ना। राजस्थान में इसे वालरा कृषि कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। तो राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है? वालरा कृषि कहा जाता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसे पहाड़ी क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा चीमाता कहा जाता है, चीमाता कहा जाता है। यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि माता जी का मंदिर जो है पहाड़ों में ही होता है अधिकतर, तो यह भी क्वेश्चन आता है। अगर इसे मैदानों में किया जाता है, अगर इसे मैदानों में किया जाता है तो क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मैदानी क्षेत्रों में इसे ध्यान रखिएगा दजिया कहा जाता है। हाँ भैया, दजिया कहा जाता है, कहा जाता है। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? इसे दजिया बोला जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो साथ के साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चीजों को उतारते जाइए, पूरी ही डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप शिक्षक भर्ती की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग पिछले वीडियो जाकर देख लो। जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर संडे के दिन हुआ था, उसमें पूरे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए साहब ध्यान रखिएगा, ये कृषि जो है आप लोगों की ध्यान रखिएगा, यह कृषि दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति द्वारा की जाती है,
ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो किसके द्वारा की जाती है? दक्षिण राजस्थान में बीलों के द्वारा। हाँ भैया, दक्षिण राजस्थान में बीलों के द्वारा ये कृषि की जाती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, बीलों के द्वारा की जाती है। तो ये हो गई आप लोगों की कौन सी? जूमिंग या स्थानांतरित कृषि। जूमिंग या स्थानांतरित कृषि अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है साहब, जूमिंग या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, चलायमान बोलते हैं, काटो जलाओ कृषि बोलते हैं, पर्यावरण की दुश्मन भी इसे बोला जाता है। हाँ, पर्यावरण का दुश्मन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये वनों को काटकर जलाकर इसमें वनों को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है, इसलिए इसे काटो जलाओ कृषि बोला जाता है। तो ये हो गई। दक्षिण राजस्थान में कौन करते हैं ऐसा? भील जनजाति करती है साहब। अब तो खैर कम हो गई, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि देखो इससे क्या होता है, वन अगर एक बार कट गए तो वर्ष लग जाते हैं वनों को दोबारा से उगाने में। तो वनों का नाश हो रहा ही नहीं हो रहा, और वनों का नाश हो रहा है, तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक लाभदायक नहीं है। ठीक है, चलिए अब साहब अलग अलग प्रकार की कृषियां की बात अपन करेंगे। विशिष्ट प्रकार की कृषियां, जैसे सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन किया जाएगा। उसके बाद में पीसी कल्चर, मत्स्य पालन किया जाएगा। ओलिवी कल्चर, उसके बाद में आप लोगों के पीसी कल्चर हो गई, ओलिगो कल्चर हो गई आप लोगों की। ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों की जो कृषियां जो हैं, जैसे वीजो कल्चर है, मोनो कल्चर है, ठीक है ना, जितनी भी कल्चर है ये सारी ही एक साथ लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ठीक है साहब, चलिए जैसे फ्लोरी कल्चर है, वीटी कल्चर, फ्लोरी में फूलों का उत्पादन, वीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन। ठीक है, तो ऐसे सारी कल्चर अपन पढ़ने वाले हैं साहब। ठीक है ना। तो यहां पर विशिष्ट प्रकार की कृषियां, इसे तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, ये तो उतार ही लिया आप लोगों ने कि जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि क्या है, तो ये देख लो, ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं बेटा इसे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान। ठीक है, अब साहब ये तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने। अब नेक्स्ट बात जो है यहां पे, अब आप लोग डालिएगा टॉपिक विशिष्ट कृषि के प्रकार। ठीक है ना, तो यहां पे लिख रहा हूं विशिष्ट कृषि के प्रकार। विशिष्ट कृषि के प्रकार। ठीक है, अब ये विशिष्ट कृषि के प्रकार की चर्चा अपन कर रहे हैं यहां से। तो कौन कौन सी है गुरुजी ये विशिष्ट कृषि? चलिए हमें बताइए कि कौन कौन सी कृषियां इसमें शामिल की गई हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? ये सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर पूछी जाती है। और सेरीकल्चर की अगर बात करें अपन, तो इसमें किसका पालन होता है? ठीक है ना, किसकी कृषि की जाती है सेरीकल्चर में? ठीक है, तो इधर एक तरफ लिख रहा हूं मैं कि सेरीकल्चर में किसकी कृषि की जाएगी आप लोगों के। तो नाम से पता चल रहा है, सेरी मतलब रेशम, रेशम का उत्पादन, रेशम का क्या होएगा यहां पे? उत्पादन होएगा। ठीक है साहब, चलो दूसरी बताओ सर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या होएगा आप लोगों के? फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन, फूलों की खेती स्पष्ट याद रखना। जैसे गुलाब की खेती के लिए पुष्कर घाटी प्रसिद्ध है। अभी राजस्थान पुलिस में भी आया था एक क्वेश्चन, गुलाब की खेती जो है ये कहां पर की जाती है? तो ये पुष्कर घाटी अजमेर में की जाती है। कहां पे की जाती है बताओ? पुष्कर घाटी अजमेर में की जाती है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही बच्चों ध्यान रखेगा, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, फूलों का क्या होएगा बच्चा यहाँ पे? उत्पादन होएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। फिर आ जाइए साहब विटीकल्चर, विटीकल्चर, हाँ जी गुरुजी, विटीकल्चर क्या है ये? तो ध्यान रखेगा अंगूर का उत्पादन, अंगूर की खेती। ठीक है ना, वीटी मतलब अंगूर की खेती। ठीक है ना, अंगूर का उत्पादन यहां पे होएगा, अंगूर का उत्पादन यहां पर होएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही कल्चर मिलान में आ जाती है। ऐसे एक तरफ तो ऑप्शन रहेंगे, एक तरफ ऐसे रहता है।
और यही प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। चलो फिर आ जाता है आप लोगों के ओलोवी कल्चर। ओलोवी कल्चर, और ओलोवी कल्चर की बात अपन करेंगे यहां पे, तो ये सब्जी उत्पादन, ठीक है ना, सब्जियां उत्पादन इसमें आ जाएगी, सब्जियां उत्पादन इसमें आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पीसी कल्चर, ये भी एक खेती है, पीसी कल्चर, बताओ पीसी में क्या आएगा? हाँ मछली, तो पीसी में जो आएगा वो आएगा मछली उत्पादन आ जाएगा, नाम से पता चल रहा है मछली उत्पादन आ जाएगा, ठीक है ना। और बताइए, पीसी हो गई, वीटी कल्चर हो गई आप लोगों की। चलो हाँ, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे ये तो साहब हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर की बात अपन करते हैं तो इसमें क्या आएगा? बागवानी उत्पादन, ठीक है, बागवानी कृषि यहां पर होगी, ठीक है, बागवानी कृषि यहां पे हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर कौन सी कृषि? बागवानी कृषि इसमें हो जाएगी। फिर बताइए और कौन सा कल्चर है साहब, ठीक है ना। तो एक ओलिवो ले लिया अपने, मेन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। वेजी कल्चर, वर्मी कल्चर, केचुआ उत्पादन, बहुत बढ़िया। मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रही है, 10-12 हैं एक साथ छाप देता हूं मैं। वर्मी कल्चर बिल्कुल, केचुआ उत्पादन, हाँ एपी कल्चर, मधुमक्खी उत्पादन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कल्चर है भी, तो देखते जाओ आप लोग। तो ये तो हो गया केचुआ उत्पादन, केचुआ की कृषि, हाँ केचुआ की कृषि होती है। अब आप सोचोगे सर कीड़ों की भी कृषि होती है क्या? भैया जैविक खाद बनाने में रामबाण चीज है केचुआ, बहुत काम आता है जैविक खाद बनाने में, इसलिए केचुआ जो है, पहले केचुआ का उत्पादन करना पड़ता है जैविक खाद के लिए, एक खड्डा खोदना पड़ता है और जैविक खाद बनाने के लिए केचुआ लाना पड़ता है। उनकी ज्यादा संख्या होने के बाद में फिर ये कृषि होती है साहब। उसके बाद में वर्मी कल्चर हो गया, वीटी कल्चर आ गया, ठीक है ना। पीसी कल्चर, मत्स्य नहीं आएगा, पीसी आ गया, पीसी तो ठीक है ना। शेरी कल्चर आ गया। कौन सा कल्चर बता रहे थे? एपी, मधुमक्खी, बिल्कुल। तो 8वें नंबर पे आ जाओ, 10 सही है टोटल। एपी कल्चर, इसमें मधुमक्खी का पालन, अब मधुमक्खी भी कृषि में ही आती है बेटा, ये बात ध्यान रखना आप, मधुमक्खी भी कृषि में ही आएगी। तो एपी कल्चर, मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन, और इससे शहद इकट्ठा करेंगे, और शहद बाजारों में बहुत महंगा बिकता है। फिर बताइए, अब एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी से। वर्मी कल्चर बताई दिया, केचुआ उत्पादन बताई दिया मैंने आप लोगों के, ठीक है ना। अब एक और है मेरी कल्चर। अब बताइए आप लोग, मेरी कल्चर, तो ध्यान रखना मेरी कल्चर है समुद्री जीव से, ठीक है ना। देखो ये 2-5 तो सबको याद रहती है मेन, लेकिन ये कुछ 2-4 हैं, इनको तो आप लोग ध्यान रखना। जैसे मेरी कल्चर, समुद्री जीवों का यहां पर ध्यान रखा जाएगा मेरी कल्चर में, ठीक है। पीसी कल्चर मैंने बताई दिया आप लोगों को। चलिए वेजी कल्चर, वेजी कल्चर, और वेजी कल्चर क्या होती है गुरुजी? ये पहली बार लिख रहा हूं वेजी कल्चर, ये एनसीईआरटी की 11वीं की किताब में दी हुई है, ठीक है ना। तो वेजी कल्चर जो है आप लोगों के आदिम कृषि होती है, आदिम लोग पहले कृषि करते थे ना, वे कृषि होती है। ये हो गई आप लोगों की वेजी कल्चर। तो ये 10 कल्चर, 10 कृषियां हैं, जल्दी से आप लोग जो है इन्हें उतार लीजिएगा। चलिए एरियोनो कल्चर, एक और है एरियोनो कल्चर। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? एयर मतलब हवा में पौधों को उगाना, हाँ हवा में पौधों को उगाना। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हवा में, ये एनसीईआरटी की 11वीं की किताब में दी हुई ये 2-4, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को सारी चीजें एक ही पेज में याद हो जाए, जिससे सारी चीजें जो हैं आपको एक ही पेज में याद हो जाए। चलिए अब एक और देख लो, यहां पे ओलिवी कल्चर आगे ना, ओलिवी कल्चर आएगी, सब्जियों में आएगी ओलिवी
कल्चर, ओलिरी कल्चर। यहां पे क्या है, अपन ने थोड़ा सा सही नहीं लिखा, ओलिरी कल्चर, यहां पे सही कर लो बेटा, ओलिरी कल्चर, ठीक है ना, ओलिरी कल्चर, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओलिरी कल्चर किससे रिलेटेड है, सब्जियों से। तो देखो, रेशम से सेरी कल्चर, फ्लोरी से आप लोगों को मैंने बताई दी, फ्लोरी कल्चर फूलों से संबंधित है। ओलिवी कल्चर जैतून की कृषि होती है, और ओलेरी सब्जियां होती है। तो ओलिवी कल्चर एक और रह रही है लास्ट, ये पूरी एनसीईआरटी की है, ओलिवी कल्चर, ये पूरी एनसीईआरटी में आपके दी हुई है। एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, इसमें जैतून की कृषि होती है भाई, जैतून की कृषि होती है इसमें, याद लो। ये 12 कृषियां हैं, ऐसे 6-7 ही लिखवाई जाती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जो इंपोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में ऐड है, एनसीईआरटी वालों ने जो बता रखा है कि हाँ ये कृषियां होती है, वो कृषियां लिखवाई मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। एक भी चीज आप लोगों की इधर से उधर नहीं होगी, अगर पेपर में प्रश्न आएगा निश्चित तौर पर वो पूछेगा। चलिए, तो ये हो चुकी है आप लोगों की विशिष्ट कृषि के प्रकार हैं। ये सेरिकल्चर रेशम से, फ्लोरी फूल से है, वीटी अंगूर से है, ओलिवी सब्जियों से है, पीसी मछली से है, और हॉर्टिकल्चर बागवानी, वर्मी कल्चर केचुआ, एपी मधुमक्खी है, यहाँ पे मेरी समुद्री जीव से है, वेजी आदिम लोग करते थे, एरियोनो कल्चर हवा में पौधे उगाना, और ओलिवी कल्चर किसकी कृषि की जाएगी, जैतून की कृषि यहां पर की जाएगी। तो यहां पे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे की बात अपन याद करने वाले हैं। चलिए, तो अब बात करने जा रहा हूं रेवुलेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्रांतियां, रेवुलेशंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्रांतियां, प्रमुख कृषि क्रांतियां, प्रमुख। तो बहुत मजा आएगा इनमें, और बहुत यूनिक चीज लिखाऊंगा। आप यकीन मानिए, आपने कभी भी हरित क्रांति के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बात करने जा रहा हूं, पहले तो टॉपिक डाल लेते हैं अपन, चलो टॉपिक डाल लो यहां पे, प्रमुख कृषि क्रांतियां, प्रमुख कृषि क्रांतियां, टॉपिक डाल रहा हूं बच्चा, प्रमुख कृषि क्रांतियां, ठीक है, इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर रेवुलेशंस, प्रमुख कृषि क्रांतियां, ठीक है साहब। ये हो गई प्रमुख कृषि क्रांतियां, ठीक है। अब साहब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सर बताइए हमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट कृषि क्रांतियां हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि सर सबसे पहले जो कृषि क्रांति आएगी वो कौन सी क्रांति है। तो गुरुजी सबसे पहले तो क्रांति जो है आपको ध्यान रखनी है श्वेत क्रांति, लेकिन उससे पहले हरित क्रांति। कौन सी क्रांति बच्चा, हरित क्रांति। तो गुरुजी देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कौन सी क्रांति है, ग्रीन, हरित क्रांति। अब भैया ध्यान रखना, ग्रीन हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1960 में विलियम गेड ने किया था। हाँ, ये बात पूछी जा चुकी है, अपन डायरेक्ट क्या लिखवाते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत 1964-67 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के माध्यम से हुई थी। लेकिन सबसे पहले अगर इसका अपन शुरुआत की बात करते हैं, अगर इसकी शुरुआत में देखता हूं यहां पे, तो शुरुआत समझना आप कि सर सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सर सबसे पहले बात की जाए तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति, क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्यान रखिएगा 1960 में विलियम गेड के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन आ चुका है, विलियम गेड के द्वारा किया गया। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, द्वारा किया गया, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि 1960 में विलियम गेड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत करी, ठीक है ना। चलेगा, वर्ष 1900, ध्यान रखना बच्चा, वर्ष
1964-67 में, वर्ष 1964-67 में। अब अपनी बात करने वाले हैं अपन, और ध्यान रखिएगा विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की वो किसने की? नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। तो वर्ष 1964-67 में नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा वर्ष 1964-67 में नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा हरित क्रांति की विश्व स्तर पर सर्वप्रथम शुरुआत की गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1964-67 में की गई। और ध्यान रखिएगा इन्हीं व्यक्ति को जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना, जिन्हें की गई। और ध्यान रखना बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हाँ, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब भारत की करते हैं बात। चलिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में एमएस स्वामीनाथन द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई? एमएस स्वामीनाथन द्वारा की गई। अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना? अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से, अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 4 से 5। चलिए, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है
बिल्कुल गुरुजी कि इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन, हाँ भैया, हरित क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव किस फसलों पर पड़ा? खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ाना। उद्देश्य क्या था? तो देखो उद्देश्य, उद्देश्य ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उद्देश्य क्या है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, वृद्धि करना। खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो यहां पे बात कर रहे थे कि सर हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो देखो मेरे साथियों, विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग ने करी, भारत में एम एस स्वामीनाथन ने करी, और भारत में हरित क्रांति का जनक इसे ही माना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, अब अत्यधिक खाद्यान्नों में अत्यधिक वृद्धि करना, साफ सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? फिर सर्वाधिक वृद्धि, तो ध्यान दो, सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि, और सर्वाधिक वृद्धि जो होती है वो होती है गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें वृद्धि होती है? गेहूं और चावल, ठीक है ना। परंतु ध्यान रखना, परंतु मोटे अनाजों में कमी दर्ज की गई। परंतु मोटे अनाजों में क्या की जाती है? यहां पे कमी जो है दर्ज की गई। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए, सर्वाधिक ये क्रांति कहां कहां पर सफल हुई? सबसे ज्यादा ये क्रांति कहां कहां पर सफल हुई? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका प्रभाव यानी कि यह क्रांति जो है आप लोगों की, ये कहां कहां पर? पंजाब, हरियाणा, यूपी में। यह क्रांति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल होती हैं। हां, सर्वाधिक सफल होती हैं, यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल हुई, ठीक है ना। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। हरित क्रांति का प्रभाव कहां पड़ा? पंजाब, हरियाणा, यूपी में पड़ा। और हरित क्रांति के तहत क्या क्या काम किए जाएंगे, तो वो भी जान लो आप लोग। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे। हरित क्रांति के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे। साहब क्या क्या? कि बीजों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो बीजों का प्रयोग, दूसरा उर्वरकों का प्रयोग, बिल्कुल बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, यंत्रीकरण, मशीनरी का भी यूज करो साहब।
यंत्रीकरण का प्रयोग, यंत्रीकरण का प्रयोग भी यहां किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यंत्र मशीनरी का यूज भी यहां पर किया जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, बीजों का प्रयोग कैसे होंगे? ये उन्नत किस्म के बीज, ठीक है ना, उन्नत किस्म के बीज। ठीक है, अब देख लो आप हरित क्रांति को, यही हरित क्रांति। अब देखो, आप देखा आप लोगों के एक क्वेश्चन गलत क्या हो जाएगा कंटेंट में। आप पूरे टॉपिक को देखो मेरे भाई यहां पे देखना, ये तो खाली रह गया पेज, कोई बात नहीं। ये हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस, और देखो अब आप लोग पूरी चीजें मैंने बता दी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1960 में विलियम गेट ने किया था। भारत विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक 1966-67 में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में 1967-68 में इसकी शुरुआत होती है, जिसके जनक जो थे वो एमएस स्वामीनाथन थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कैसे खा लिया गया, कोई बात नहीं, चलो तो ये यहां पे है, ये चलिए या लो। तो फिर उसके बाद अपन ने जाना हरित क्रांति के बारे में। सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा गुरुजी? तो इन फसलों में पड़ा है, देख लो। अनाज, मोटे अनाजों में कमी हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल हुई है प्रभाव। तो अन्य सबसे ज्यादा यही तो हो रहा है खाद्यान्नों का उत्पादन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल, जो मेन तो दो गेहूं चावल है। और हरित क्रांति के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे: बीजों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, यंत्रीकरण। ठीक है, चलिए, तो ये थी बेटा कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। बिल्कुल मेरे साथी, ये थी आपकी हरित क्रांति। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे की, वो आएगी आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है ना, वो आएगी आप लोगों की श्वेत क्रांति आएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, श्वेत क्रांति, चलिए। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन है बेटा, ये दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और इसकी शुरुआत जो है किसे कब हुई? 1970 में होती है। इसके जनक वर्गीस कुरियन है। कौन है बोलो? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। चलो तो देखते हैं। चलिए, हरित क्रांति शुरुआत कब होती है? सबसे पहली तो शुरुआत ये होती है आपकी 1970 में। शुरुआत कब होती है? 1970 में होती है। इसका जो जनक है, जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है ना, इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में, ध्यान रखिएगा दुग्ध उत्पादन में असीमित वृद्धि करना। दुग्ध उत्पादन में असीमित वृद्धि करना, इसका क्या है बोलो? मेन उद्देश्य था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और बेटा ऑपरेशन फ्लड ही श्वेत क्रांति है। कभी कभार आ जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये श्वेत क्रांति है। तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है कि गुरुजी क्या है इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन और ऑपरेशन फ्लड ही श्वेत क्रांति है। तो ऑपरेशन फ्लड ही क्या है बोलो? श्वेत क्रांति है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो जी, तो ये हो गई आपकी श्वेत क्रांति।
और दुग्ध उत्पादन में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सर ये जो क्रांति है इससे रोजगार मिलेगा, पशुधन को बढ़ावा मिलेगा और पशुधन के साथ साथ पशुधन के महत्व को जान पाएंगे लोग बाग और बहुत सारा फायदा होएगा, क्योंकि दुग्ध उत्पादन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट बात अपन करते हैं। अब अन्य प्रमुख क्रांतियां भी हैं, ठीक है ना, सारी क्रांतियों की बात करेंगे अपन। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि सर लाल क्रांति, तो टमाटर और मांस से रिलेटेड है। लाल क्रांति किससे संबंधित है बेटा? टमाटर और मांस से रिलेटेड है। तो यहां पे लिखूंगा मैं, यहां पे आ जाएगी आपकी। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए अन्य प्रमुख क्रांतियों में जैसे लाल क्रांति, लाल क्रांति, और लाल क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? टमाटर और मांस से। टमाटर, टमाटर और मांस से, मांस उत्पादन से, ठीक है ना भैया। टमाटर और मांस से है किसका? लाल क्रांति का संबंध। चलो फिर आती है बेटा रजत, रजत या सिल्वर क्रांति, रजत या सिल्वर क्रांति, ठीक है ना, रजत या सिल्वर क्रांति, ठीक है ना। और रजत या सिल्वर क्रांति की मैं बात करता हूं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा कि गुरुजी रजत और सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से। हाँ, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो ये कौन सी क्रांति हो गई आपकी? सिल्वर या रजत? रजत, सिल्वर मेडल होता है ना। चलो अब गोल गोल क्या होते हैं? आलू, तो गोल क्रांति आलू से, गोल गोल आलू, ठीक है ना। तो बेटा गोल क्रांति, गोल क्रांति, और गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? बोलो, वो है आलू से, आलू से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है लाडले? आलू से है। चलो फिर ब्लू क्रांति, नीली क्रांति की बात करूं मैं, गुलाबी, गुलाबी क्रांति की बात करूं मैं, तो झींगा मछली से है, झींगा, ठीक है ना, गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति की मैं बात करूं तो यहां पर गुलाबी क्रांति जो है वह है झींगा, झींगा मछली, झींगा मछली से है। यह भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है ना, नीली, नीली गलत आएगा, नीली, नीली क्रांति। और नीली क्रांति जो है बच्चा ये किससे है? ये मत्स्य उत्पादन से है, ये मत्स्य उत्पादन से है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है सर। ब्लू क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। चलिए गुलाबी बताई दी मैंने आप लोगों को। भूरी क्रांति, हाँ जी भूरी क्रांति बेटा, भूरी क्रांति जो है ध्यान रखिएगा, ये भूरी क्रांति, क्रांति, और ये है आपकी खाद्यान्न प्रसंस्करण, ठीक है ना। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से है भैया। काली क्रांति अफीम और पेट्रोल, ठीक है ना। काली क्रांति जो है ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बात करूं कि काली क्रांति, काली क्रांति, और ध्यान रखिएगा काली क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? अफीम व पेट्रोल से, अफीम व पेट्रोल से है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। काली क्रांति कृष्ण क्रांति है बेटा। काला सोना किसे बोलते हैं? चलो बताओ, काला सोना किसे बोला जाता है? अभी एक क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार आता है, काला सोना,
तो काला सोना किसे बोलते हैं, ये बताओ आप लोग। काला सोना, तो काला सोना जो है ना ये कोयला है प्रेजेंट टाइम में। कोयला जो है ये काला सोना कहलाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो काला सोना किसे बोला जाता है, कोयला को बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति, हाँ व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना बताओ, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड क्रांति। और ये है आपके कपास, ये क्या है बोलो, कपास है। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है ये किससे रिलेटेड है, कपास से। ग्रीन गोल्ड छाई आ जाएगी ग्रीन गोल्ड में, ठीक है ना। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये है आपके चाय से हैं। ये किससे हैं बोलो, चाय से हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आप लोगों की क्रांतियां साफ। ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कौन सा है, चाय कोई तो बोलते हैं। हरा सोना किसे बोलते हैं, चाय को बोलते हैं। चलो जी, और भी है गुरुजी अभी तो क्रांतियां, जैसे सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी से है। ये किससे है बोलो, बागवानी से है। ये तो बागवानी से सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो वह है आप लोगों के बागवानी से है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो फिर आते हैं बेटा बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से है। मसाला उत्पादन से है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रामिनी क्रांति भिंडी से है। प्रामिनी क्रांति, रुकिए, चलिए इसको भी लिखे, प्रामिनी क्रांति। ये किससे है गुरुजी, ये भिंडी से है। किससे है ये, भिंडी, भिंडी उत्पादन, भिंडी उत्पादन से है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को चीजों को। चलिए उतारते भी जाइए, साथ के साथ ही उतार लीजिए बच्चा, चलिए उतार लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए फिर आती है बेटा इंद्रधनुष क्रांति। इंद्र, चलिए तो ध्यान रखिएगा इंद्रधनुष क्रांति, क्रांति। सभी क्रांतियों, क्रांतियों की निगरानी, निगरानी। सभी क्रांतियों की क्या होती है बोलो, इसमें निगरानी होगी। तो ये हो गई आप लोगों की कौन सी, इंद्रधनुष। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना है अमृत, लिख लो, ये तो अलग आ जाती है लेकिन लिख लो अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। और ये जो है बेटा ये क्या है, नदी, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, ये है आप लोगों की अमृत क्रांति है। ये बात आपको ध्यान रखिए। ये हो गई क्रांतियां खत्म, है ना भाई, ठीक है। ये क्रांतियां खत्म हो गई, ये क्रांतियां। अब बात करूं मैं दूसर क्रांति, लास्ट है ये दूसर क्रांति। चलिए तो दूसर क्रांति जो है बच्चा, अगर बात की जाती है यहां पे, तो ध्यान रखिएगा ये सीमेंट उत्पादन से है। सीमेंट उत्पादन
से हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये किससे हैं? ये सीमेंट से हैं। दूसरा क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट से है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ये याद रखनी पड़ेगी। चलिए, अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं मैं, और अगर ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद हो गई, मजा आ जाएगा मेरे साथी, मजा आ जाएगा। चलो, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना पड़ेगा ये। चलिए, थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। अब गुरुजी इसमें आप लोग हमें जल्दी जल्दी क्या बताओगे? ऐसा ऐसा चित्र तो बना दिया, तो बेटा इसमें आप लोगों को जानना है कि पीला सोना, हरा सोना। हाँ, पीला सोना किसे कहते हैं? पीला सोना। हरा सोना, हरा सोना। ठीक है ना भैया? तो पीला सोना किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। सफेद सोना, काला सोना, ये तीन चीजें हैं भाई। ठीक है ना? सफेद सोना, सोना, काला सोना। ठीक है ना? ये किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं। तो पीला सोना किसे कहते हैं? तो भैया ध्यान रखना, ये है ओहोबा, ओहोबा या फिर जोजोबा। ओहोबा या फिर जोजोबा। हाँ, एक पौधा आता है भैया, ये पौधा है, मरुस्थल में उगता है। ओहोबा जोजोबा, बोलो ओहोबा जोजोबा। बिल्कुल। तो ये हरा सोना, बांस। आदिवासियों के लिए हरा सोना क्या है? बोलो, बांस। तो गुरुजी हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। बांस सबसे बड़ी घास है, विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली घास है बांस। व्हाइट गोल्ड, ये लिख रहा व्हाइट गोल्ड, किस कहां पे गया है? व्हाइट गोल्ड, ये रहा कपास। कपास को बोलते हैं, कपास को बोला जाता है। फिर काला सोना क्या है? पेट्रोल या अफीम को माने अपन? बताओ कि गुरुजी काला सोना किसे मानेंगे? पेट्रोल, अफीम या कोला, कोयला? ये लिख रहा काला सोना, कोयला, कोयला। ठीक है, कोयला। तो ये चारों सोने याद रखने हैं आपको। पीला, हरा, सफेद और काला सोना भी आपको याद रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे दोबारा से आप लोग जो है क्रांति को देख, क्रांतियां आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, क्रांतियां जो हैं आप लोगों के अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब प्रौद्योगिकी और तकनीकी मिशन क्या है कृषि में, उसके बारे में जानते हैं अपन। प्रौद्योगिकी और तकनीकी मिशन। चलिएगा, तो यहां पे डाल रहा हूं टॉपिक, टॉपिक डाल रहा हूं बच्चा, प्रौद्योगिकी तकनीकी मिशन। मिशन, प्रौद्योगिकी और तकनीकी मिशन के बारे में अपन जान रहे हैं यहां पे। चलिए, तो क्या है गुरुजी ये प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा कि सर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मिशन है, यानी कि कृषि को एक बहुत ही अच्छे तरह व्यापारिक तरीके से किया जाए, थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, थोड़ा यूनिक किया जाए, ये है ये मिशन है। और ध्यान रखिएगा डॉक्टर सेम पित्रोदा की सिफारिश पर 1985 में यह मिशन शुरू किया गया था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो लिखेंगे, लिखेंगे यहां पे डॉक्टर, डॉक्टर सेम पित्रोदा, पित्रोदा समिति की सिफारिश पर,
डॉक्टर सैम पित्रोदा समिति की सिफारिश पर ध्यान रखना बच्चा, ये मिशन प्रारंभ होता है। ठीक है ना। समिति की सिफारिश पर प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को ध्यान रखेगा, सिफारिश पर प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को 1985 में स्वीकार किया गया। 85 में स्वीकार किया गया। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि डॉक्टर सैम पित्रोदा समिति की सिफारिश पर प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को 1985 में स्वीकार। इसके तहत देश में निम्न तकनीकी मिशनों की शुरुआत होती है। इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आते हैं और ये आता है आरपीएससी ये पूछती, ठीक है ना। इसके तहत देश में निम्न मिशन शुरू किए गए। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसके तहत निम्न मिशन शुरू किए गए, जैसे तिलहन तकनीकी मिशन। ठीक है ना। पहला देखते हैं अपन, पहला क्या आएगा। पहला देखो, तिलहन तकनीकी मिशन 1985। ठीक है ना। तिलहन तकनीकी मिशन 1985 में आया था और ध्यान रखिएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू कब होता है, 1986। देश का प्रथम, ये देश का क्या था बोलो, प्रथम। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गुरुजी ये देश का क्या होता है, प्रथम होता है। तिलहन तकनीकी मिशन, तिलहन के उत्पादन को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ठीक है ना। चलिए, दलहन तकनीकी मिशन। ठीक है ना। दलहन तकनीकी मिशन 1990 में आया। ये दलहन तकनीकी मिशन, दलहन तकनीकी मिशन। और दलहन तकनीकी मिशन जो है 1990 में आता है। लिख लो, किसमें आता है, 1990 91 में आता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। दलहन तकनीकी मिशन 1990 91 में आता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। पॉम ऑयल तकनीकी मिशन, हाँ जी, पॉम ऑयल तकनीकी मिशन, तो ये आता है 1991 और 92 में आता है। ठीक है ना। 1991 और 92 में आता है। ठीक है ना। फिर अंतिम जो है वो लिख लो, मक्का तकनीकी मिशन। मक्का, मक्का तकनीकी मिशन। और भैया मक्का 95 96 में आता है। 1995 और 1996 में ये आता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो 4 मिशन जो हैं आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिएगा, फिर बात करूं कपास तकनीकी मिशन। कपास तकनीकी मिशन। ठीक है ना। कपास तकनीकी मिशन
इसकी अगर अपन बात कर लेते हैं कपास की, तो 97 98 में आएगा। उन्नीस सौ 97 और 98 में आएगा। कपास तकनीकी बागवानी तकनीकी मिशन, बागवानी तकनीकी मिशन, ठीक है ना। तो 2005 और 6 में आएगा ये बागवानी तकनीकी मिशन। कब का है ये? 2005 और 6 में है। बांस तकनीकी मिशन 6 और 7 का, ठीक है ना। ये बांस तकनीकी मिशन मिशन 2006 और 7 का है, ठीक है ना। तो ऐसे ये आप लोगों के प्रौद्योगिकी और तकनीकी मिशन याद रखने हैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोध सेम पेत्रोदा समिति की सिफारिश पर ध्यान रखना, पेत्रोदा समिति की सिफारिश पर प्रौद्योगिकी सिद्धांत को 1985 में स्वीकार किया गया। इसके तहत देश में निम्न मिशन शुरू किए गए: तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन 86, दलहन टेक्नोलॉजी मिशन 90-91, पाम ऑयल मक्का तकनीकी, कपास तकनीकी और बागवानी और बांस तकनीकी। तो ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये चीजें पूछी है मेरे भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है तकनीकी। ये पूछा गया है जीके के पेपर में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। दलहन तकनीकी मिशन 90-91 में शुरू हुआ था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ये बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेगी। तो यहां तक जो है अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आगे अब जो टॉपिक आएगा कृषि में, वो है कृषि बीमा योजनाएं कि केसीसी क्या होती है, कृषि किसानों के लिए कृषि में कौन कौन से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यावधि वाले ऋण। तो ये सारे ऋण किस अवधि के लिए कितने ब्याज पर दिए जाते हैं, ऐसी संपूर्ण बातें अपन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा और करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।